चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जय। मैं इस धरती का सबसे महान सम्राट बनना चाहता हूं। महाराज बिंदुसार से भी बड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य से भी बड़ा, और इसके लिए मुझे कलिंग पर हमला करना ही पड़ेगा। आज तक किसी ने भी कलिंग पे शासन नहीं किया है। कलिंग का राज्यकार भी वहां के आम लोगों के हाथ में है। अब समय आ गया है कि मैं अपने दादा के अखंड भारत के सपने को पूरा करूं। अब समय आ गया है कि मैं कलिंग पर हमला करूं। कलिंग का राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने सम्राट अशोक को इस युद्ध के बाद प्रचंड सम्राट अशोक बना दिया था। भारत का इतिहास इतना समृद्ध है कि यहां हर शासक की अलग कहानी होती है, तो हर साम्राज्य की अपनी गाथा। आज इस शो में हम जानेंगे भारत के एक महान साम्राज्य कलिंग के बारे में, जो मगध राज्य जैसी बहुत से साम्राज्य और सम्राट अशोक दोनों के इतिहास में कलंक बन गया था। कलिंग, जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, इसका कुछ पार्ट अब नॉर्थ आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा हो गया है। लेकिन ये मॉडर्न इंडियन स्टेट्स तो भारत की आजादी के बाद बने हैं। इसके पहले यहां कलिंग साम्राज्य था, एक ऐसा स्टेट जिसकी बाउंड्रीज इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली थी, जहां इंडियन हिस्ट्री के सबसे शानदार वॉरियर किंग पैदा हुए, जहां इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा वॉर हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई। हम इस कहानी में सुनेंगे एक ऐसे वॉरियर किंग के बारे में जिसके जैसा चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारत में फिर कभी नहीं हुआ। यह कहानी है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। एक ऐसा योद्धा जिसने एक नया इतिहास लिखा, एक ऐसा राजा जिसने तलवार उठाई तो वो चंड अशोक बन गया, जिसने अखंड भारत का सपना देखा तो एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसमें 1 लाख से ज्यादा वॉरियर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और 1.5 लाख से ज्यादा वॉरियर्स बुरी तरह घायल हो गए। आज हम जानेंगे कि कलिंग साम्राज्य का महाभारत द ग्रेट एपिक में क्या योगदान था, और ऐसा वो कौन सा सीक्रेट था जिसके कारण कलिंग की सेना ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। हम ये भी जानेंगे कि कलिंग के ट्रेड हिस्ट्री में ऐसा कौन सा राज है जिसने इंडोनेशिया के बाली को एक हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड बनाया है। कलिंग की समृद्धि और हाथियों से जुड़े लगाव को भी समझेंगे। जानेंगे महाभारत से लेकर आज के मॉडर्न डे कलिंग तक की एक ऐसी जर्नी जो ढेर सारे सवालों और मिस्ट्री से भरी हुई है। हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अंग्रेजों से भारत को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश में हर घर में एक तिरंगा लगाने की अपील की है। तिरंगा जिसमें केसरी रंग हमारे देश की ताकत और साहस को दिखाता है, सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, तो वही हरा रंग हमारे देश की समृद्धि को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तिरंगे के बीचों बीच बना नीले रंग का अशोक चक्र किस बात का प्रतीक है? क्यों इस अशोक चक्र का इतना ज्यादा महत्व है? हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब, तो जुड़े रहे हमारे साथ। ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पुराने राज्य में से एक कलिंग ने अपने सैकड़ों साल की हिस्ट्री में कई महान राजा और महायुद्ध देखे। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले महाभारत से। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से राजा बलि के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, पुंड्र और सुहमा। इन्हीं बेटों के नाम से आगे 5 राजवंश चले। आज हम अंग देश को बिहार कहते हैं, तो वंग देश अब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बन चुका है। कलिंग अब ओडिशा कहलाया जाता है। ऐसे ही पुंड्र और सुहमा अब वेस्ट बांग्लादेश और इंडियन वेस्ट बंगाल के पार्ट्स बन चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 राज्य बलि के अडॉप्टेड सन्स थे। रियलिटी में ये महर्षि दीर्घतमा के बेटे थे, जिन्होंने ऋग्वेद के लिए 140 से 164 की सूक्तियां लिखी थी। दीर्घतमा के अंधे होने के कारण उनको उनकी पत्नी और बेटों ने छोड़ दिया और गंगा नदी में फेंक दिया। राजा बलि ने दीर्घतमा को बचाया। ऐसा दावा किया जाता है कि राजा बलि को कोई संतान नहीं थी,
इसीलिए उन्होंने दीर्घतमा की योग शक्ति की मदद से अपनी रानी सुदेशना को प्रेग्नेंट किया था। अंग, वंग, कलिंग, पुंड्र और सुहमा ही वो 5 पुत्र थे। इन्हीं से आगे 5 राजवंश चले। कलिंग भी उन्हीं में से एक है। कलिंग डायनेस्टी इतनी पुरानी है कि द ग्रेट एपिक महाभारत में भी इसका कई बार जिक्र मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन की पत्नी भानुमति कलिंग के राजा चित्रसेन की बेटी थी। यही वजह थी कि महाभारत की लड़ाई में कलिंग के योद्धा कौरव सेना की ओर से लड़े थे। यह भी दावा किया जाता है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब उस वक्त कलिंग के राजा चंद्रसेन ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ऐसे ही जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना नया महल बनाया तो इसकी इनॉग्रेशन पर कलिंग के राजा को भी बुलाया गया था। महाभारत में कई जगह कलिंग के साथ युद्ध का जिक्र मिलता है। आप सुन ही चुके हैं कि महाभारत के युद्ध में कलिंग योद्धा कौरव सेना की ओर से लड़े। कलिंग के राजा शतयुद्ध कौरवों के सेनापतियों में से एक थे। दुर्योधन ने उनको भीम पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। दुर्योधन की बात सुनकर राजा शतयुद्ध अपनी बड़ी सेना के साथ भीम की ओर बढ़े। उनकी सेना में हजारों रथ थे, ढेर सारे हाथी और पैदल सैनिक थे। इस सेना ने भीम को चारों ओर से घेर लिया। महाबलशाली भीम भी उनका डटकर मुकाबला करने लगे। भीम का गुस्सा देखकर कलिंग सेना में डर बैठ गया। भीम ने अपना धनुष खींचकर कलिंग सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने कलिंग राजा शतयुद्ध को अपने बाणों से छलनी कर दिया, जिससे शतयुद्ध की मौत हो गई। महाभारत में यह भी लिखा है कि 5 पांडवों में से एक सहदेव ने कलिंग साम्राज्य को जीत लिया था। उन्होंने दंतेपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद कर्ण ने कलिंग से युद्ध करके उसे जीत लिया। आगे ऐसा बताया जाता है कि भगवान वासुदेव कृष्ण ने एक कलिंग राजा को हराया था। कलिंग केवल युद्ध के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि इसका एक धार्मिक महत्व भी था। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान शिव ने कलिंग देश में एक बाघ का रूप धारण किया था। इसीलिए यहां आज भी बागेश्वर रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन जब 12 वर्ष के वनवास पर थे तब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करते हुए कलिंग के तीर्थ स्थलों का दर्शन भी किया था। उसके बाद जब पांडव भी 12 वर्ष के वनवास पर गए तो वे कलिंग से होकर गुजरे। पांडवों ने कौशिकी नदी, जिसे अब बिहार में कोसी के नाम से भी जाना जाता है, पांडवों ने यहीं से अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की और सभी पवित्र मंदिरों की मरम्मत की। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान पांडव वहां आ पहुंचे जहां गंगा नदी समुद्र में गिरती है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 500 नदियों के बीच में डुबकी लगाने का पवित्र संस्कार किया। फिर वे समुद्र के किनारे से उस ओर बढ़े जहां कलिंग ट्राइब्स निवास करती थी। यहीं से वैतरणी नदी गुजरती थी, जिसे अब ओडिशा में बैतरणी नदी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में कलिंग के राजा के मरने के बाद कलिंग बिखरने लगा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हालांकि शतयुद्ध के मरने के बाद उनके वंश के 32 राजाओं ने कलिंग पर राज तो किया, लेकिन 364 बीसीई में मगध के राजा महापद्मनंदा ने कलिंग को जीत लिया। यहां से एक नई हिस्ट्री शुरू हुई। महापद्मनंदा की जीत के बाद कलिंग गुलाम बन गया, लेकिन उन्हीं के राज में कलिंग राज्य अमीर बनता गया। महापद्मनंदा ने यहां सूखे से निपटने के लिए कई इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए थे। तब यहां काली मिट्टी के बर्तन और कुछ खास निशानी वाले सिक्कों का चलन था। महापद्मनंदा के बाद उनके 8 बेटों ने कलिंग पे राज किया, लेकिन महापद्मनंदा के आखिरी राजा को जिस योद्धा ने हराया, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं मगध से महापद्मनंदा का राज खत्म करने वाला वो वॉरियर कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। दरअसल महापद्मनंदा जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनका राजपाट बिखर गया। इसी युद्ध के दौरान कलिंग उनकी पकड़ से छूट गया। इसके बाद मगध के 2 बड़े राजाओं ने कलिंग को जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर कोई ऐसा भी राजा आया जिसने कलिंग को अपनी मुट्ठी में जकड़ने के लिए कई जानें ले ली। उसने ये लड़ाई कुछ ऐसी लड़ी मानो इस लड़ाई को जीतने के बाद वो दुनिया का सम्राट बन जाएगा। तो
तो कौन था ये राजा? क्यों इसके लिए कलिंग को जीतना इतना जरूरी था? कलिंग में ऐसी क्या खास बात थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। क्या आपने कभी नोटिस किया है हर रीजन में कौन सा ट्रेड होगा? ये इस बात पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उस रीजन की ज्योग्राफी कैसी है। कलिंग की ज्योग्राफी कुछ ऐसी थी कि उसके पास ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेस तो थे ही, साथ ही में उसके किनारे पर था विशाल समुद्र, जिसे हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। कलिंग रिसोर्सेस से भरपूर एक ऐसा स्टेट था जहां एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी फल फूल रही थी। आज ओडिशा में एक बड़ी मशहूर लेक है जिसे चिल्का लेक के नाम से जानते हैं। ये एशिया की लार्जेस्ट लगून है जो बे ऑफ बंगाल से सटा है। कलिंग के पास से ही गोदावरी और वैतरणी नदियां बहती थी। कलिंग की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरह थी कि उसकी मरीन रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो गए थे। इन रूट्स ने कलिंग को व्यापार करने के लिए एक बहुत आसान जगह बना दी थी। कलिंग अपने समुद्री रास्तों की मदद से ही दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर पाता था। उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो गया था। वही कारण था कि कलिंग की इकोनॉमी काफी मजबूत हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि अर्ली पीरियड में कलिंग की सॉइल बहुत फर्टाइल थी। यहां बहुत सी बड़ी नदियों के कारण ढेर सारा पानी था। आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि अक्सर अर्ली ह्यूमंस ऐसी जगहों पर आकर बसते थे जहां फर्टाइल लैंड हो और पीने और खेती करने के लिए ढेर सारा पानी हो। इस वक्त आपके दिमाग में कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस के नाम याद आ रहे होंगे। कौन से थे वो? क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? खैर, हम वापस आते हैं कलिंग पर। फर्टाइल लैंड और ढेर सारे ड्रिंकिंग वाटर के कारण यहां अर्ली ट्राइब्स आकर बस गई थीं। इन्हें मलेच कहा जाता था। 6वीं सदी में कलिंग का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। कहा जाता है कि यहां सबसे पहला काम मेटल से रिलेटेड था। आयरन से बने औजारों की मदद से खेती में मदद मिलती थी, जिससे फसलें भी बहुत होती थी। मौर्यन पीरियड में ही अखंड भारत का निर्माण हुआ। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान ने लिखा है कि मौर्यन पीरियड भारत का गोल्डन पीरियड था, जिसके राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देख रेख में चाणक्य से अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ तैयार करवाया, जिसमें फाइनेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देख रेख में नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल पॉलिसीज भी बनवाई। उस वक्त इकोनॉमी ज्यादातर खेती और व्यापार पर आधारित थी। कलिंग में बने कपड़े और मसालों का एक्सपोर्ट तो चीन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोम जैसे देशों तक होता था। इसी दौर में चांदी और पीतल के पंचमार्क वाले सिक्के चलते थे। सफर को आसान बनाने के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें थीं। उन्हें राज्य की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉर्डर से भी जोड़ा गया था। उस वक्त मेजरमेंट के लिए मेजरिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया था। चाणक्य की लिखी अर्थशास्त्र के मुताबिक ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस होने के कारण उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स भी खूब बिकते थे। इनमें लोहा, कीमती जेमस्टोन और कोयला शामिल थे। इन्हें खरीदने के लिए विदेशों से भी लोग कलिंग में आया करते थे। उस वक्त कलिंग के राजा की इन रिसोर्सेस पर मोनोपोली थी। कलिंग जंगलों से मिलने वाली ढेर सारी लकड़ियों के कारण यहां टिम्बर बिजनेस भी खूब होता था। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बिजनेस व्हीकल जैसे कारवन और बड़ी बोट्स बनाने में भी होता था। इन जंगलों में कई सारे हाथी भी पाए जाते थे, जिनसे यहां हाथी व्यापार भी किया जाता था। कई हिस्ट्री जर्नल के हिसाब से कलिंग में हाथी दांत यानी आइवरी का व्यापार भी किया जाता था। इसके अलावा चावल, गेहूं, बाजरा, हीरे, लोहे के औजार, टिम्बर, पत्थर के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। इन सब के कारण कलिंग की ओर बड़ी संख्या में विदेशी व्यापारी आने लगे। ये व्यापारी समुद्र के रास्ते से ही आते थे। कलिंग ही वो राज्य था जहां से भारत दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ सकता था। जल्द ही कलिंग ने श्रीलंका, बाली और बर्मा जैसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस बना लिए। बाली उन 4 आइलैंड का हिस्सा था जिसे आज इंडोनेशिया कहते हैं।
कलिंग के लोगों ने बोइता नाम की बड़ी शिप्स बना ली थी। इन जहाजों के ढांचे तांबे के होते थे और इनमें एक बार से 700 इंसान और जानवर सवार हो सकते थे। इंटरेस्टिंगली, कभी बे ऑफ बंगाल को कलिंग सागर भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त बे ऑफ बंगाल कलिंग के इन जहाजों से भरा होता था। कलिंग राज्य में व्यापारियों के लिए एक विशेष मैनुअल भी तैयार की गई थी, जिसका व्यापारियों को हर हाल में पालन करना पड़ता था। इन नियमों को तोड़ने वाले व्यापारियों को सजा और भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता था। समुद्री मार्गों पर कलिंग के डोमिनेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि कालिदास ने अपने रघुवंश नामक रचना में कलिंग के राजा को समुद्र का देवता कहा है। जैसे जैसे कलिंग अमीर होता गया, यहाँ रिलीजियस लाइफस्टाइल भी बढ़ने लगी। आप नोटिस कीजिए कि हिस्ट्री में जो भी राज्य अमीर होते थे, वहां बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद या दूसरे रिलीजियस प्लेसेस डेवलप हुई हैं। ऐसे राज्यों में खूब हवन पूजन होता है, दान धर्म होता है। राजा से मदद मांगने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। ऐसे ही जो राज्य अमीर होता है, उसकी मिलिट्री पावर भी खूब होती है। व्यापार की नजर से देखें तो जिसकी मिट्टी में कलिंग, उसकी तिजोरी में सबसे ज्यादा सोना। तभी तो सम्राट अशोक की नजर भी कलिंग पर थी। सोने के अलावा सम्राट अशोक की नजर कलिंग के हाथियों पर भी थी। आप सोच रहे होंगे कि ताकतवर राजा बनने में हाथियों का क्या हाथ है? हाथ है, एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसका जवाब सुनने के लिए आपको हमारे साथ अगले एपिसोड में चलना होगा। अगले एपिसोड में सुनेंगे कलिंग के एलिफेंट पावर के बारे में। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पुराना ऐसा कौन सा जानवर है जिसे पालकर हम इंसानों ने अपने कई मुश्किल काम आसान कर लिए हैं? सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। वो जानवर है हाथी, जिसका जिक्र हमारे एंशिएंट पुराणों में भी मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान शिव ने जब अपने पुत्र श्री गणेश का सिर काटा, तो अपनी गलती सुधारने के लिए गणेश जी को एक हाथी का ही सिर काटकर जोड़ा गया। इसके अलावा महाभारत वॉर में भी हाथियों का एक मेजर मेंशन मिलता है। हजारों साल पुरानी ये स्पीशीज आज भी हमारे साथ है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कलिंग नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न राज्य था। कलिंग के घने जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि भारत में हाथियों को पालने की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हो चुकी थी। कई एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स में भी हाथी नजर आते हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 6000 BCE से ही इंसानों ने हाथियों को पालना शुरू कर दिया था। मौर्यन पीरियड में हाथी बहुत महत्वपूर्ण थे। दरअसल हाथी बड़े पावरफुल जानवर होते हैं। वह बहुत सारा वजन उठा सकते हैं। उनकी ताकत इतनी होती है कि उन्हें ट्रेन किया जाए तो युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। हाथी कठिन रास्तों, नदियों को आसानी से पार कर सकते हैं। इसीलिए उनका इस्तेमाल सेना को आगे मार्च करवाने और घने जंगलों से रास्ता बनाने के लिए भी किया जाता रहा है। हाथी उस वक्त कंस्ट्रक्शन के काम में बड़े मददगार होते थे। उनका सबसे बड़ा रोल तो युद्ध के दौरान होता था। महाभारत के युद्ध में भी कलिंग के हाथियों का जिक्र मिलता है। बताया गया है कि कलिंग योद्धा युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। वे कुशल एलिफेंट वॉरियर्स थे। मौर्य डायनेस्टी में हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंस था। मेगास्थनीज के अनुसार कलिंग वॉर के भी बहुत पहले मौर्य सेना में 60,000 इन्फेंट्री, 1000 कैवलरी और 700 हाथी थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो हाथियों की ट्रेनिंग के लिए एक पूरी गाइडलाइन दी गई है। इसमें हाथियों के 4 प्रकार बताए गए हैं: वॉर एलिफेंट, ट्रेनेबल एलिफेंट, अनट्रेनेबल एलिफेंट और राइडिंग एलिफेंट। इसमें चाणक्य आगे लिखते हैं कि ट्रेनेबल एलिफेंट की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। इन हाथियों को युद्ध क्षेत्र में उठने, बैठने, दौड़ने और हमले से बचने के लिए ट्रेन कैसे करना है, ये भी अर्थशास्त्र में लिखा गया है। इन हाथियों की देखभाल के लिए एलिफेंट डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट राइडर्स के साथ साथ हाथियों की ग्रूमिंग करने वाले कलाकार भी नौकरी पर रखे गए थे।
चाणक्य तो यहां तक लिखते थे कि हर राजा को अपने दिन का रोज 1.5 घंटा हाथियों, घोड़ों और रथों की देखभाल के लिए देना चाहिए। राजा को एलिफेंट फॉरेस्ट को बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। उस दौर में तो हाथियों की हत्या करने वाले पर बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता था। हिस्टोरियंस के हिसाब से कलिंग में हाथी दांत का भी व्यापार होता था। ऐसा बताया जाता है कि कलिंग से गेहूं, चावल, आयरन, कोल और टिम्बर के अलावा हाथी भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। भारत और विश्व भर में हाथियों का विशेष महत्व था, उनकी युद्ध क्षमता और लेबर क्षमता के लिए। हाथियों को या तो युद्ध में दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था या फिर बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उनकी मदद ली जाती थी। श्रीलंकन रिसर्च पेपर्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि श्रीलंका की हिस्ट्री में भी हाथियों का मेजर रोल था। उन्हें स्टेट एलिफेंट या मंगल हाथी कहा जाता था। राजा भी हाथियों की सवारी करते थे। हाथियों को वॉरफेयर के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया जाता था। ग्रीक राइटर मेगास्थीन्स लिखते हैं कि श्रीलंका का सिलोन तो हाथियों के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इन श्रीलंकन एलिफेंट्स की इतनी डिमांड थी कि इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। हाथियों को इंपोर्ट करने वाले देशों में से कलिंग भी एक था। कलिंग की रिच मैरिटाइम फैसिलिटी को देखकर यह बात सच भी लगती है। ऐसा बताया गया है कि आज के मन्नार और पहले के मंताई पोर्ट से इन हाथियों का एक्सपोर्ट होता था। इस सब के अलावा एक और खास रीजन था कि उस वक्त के राजा हाथियों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? जल्द ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके दिमाग में इस वक्त कई सारे कार्स घूम रही होंगी, ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस और न जाने कौन सी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कार हमारा स्टेटस सिंबल होती है। हम लगातार अपने व्हीकल को अपडेट करना चाहते हैं। हमारे पास जो भी गाड़ी है हम हमेशा उससे बेहतर गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं। तो फिर उस जमाने के राजा इस शौक से कैसे दूर रहते? भाई वो तो राजा थे जिनके पास दुनिया की तमाम दौलत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त हाथी की सवारी करना एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। तभी तो घोड़े, खच्चर और रथ को छोड़कर कई राजा हाथियों पर घूमने निकलते थे। युद्ध के मैदान में राजा हाथियों पर बैठकर युद्ध करते थे। इसके कुछ खास रीजन थे। पहला ये कि हाथी इतने ऊंचे जानवर थे कि उनकी सवारी करना एक शान की बात होती थी। दूसरा ये कि हाथी इतने ऊंचे होते थे कि युद्ध के मैदान में राजा के लिए सबसे सेफ ऑप्शंस होते थे। और तीसरा ये कि हाथियों को संपन्नता की निशानी माना जाता था। जिस राजा के पास जितने हाथी वो उतना ही संपन्न। इन हाथियों से राजाओं के एम्बिशंस जुड़े होते थे। कलिंग की इस कहानी में जानेंगे ऐसे ही वीर योद्धाओं और राजाओं के बारे में। पर कलिंग की कहानी इस महान राजा के बिना अधूरी है। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगले एपिसोड में जानेंगे उनकी कहानी। 323 BCE में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंडियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ही नहीं जोड़ा बल्कि एक नई हिस्ट्री लिख दी। इस दौरान जन्म हुआ चंद्रगुप्त नामक एक बच्चे का, जो एक चरवाहे के घर में पला बढ़ा और बाद में एक शिकारी को बेच दिया गया। चंद्रगुप्त के बर्थ को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग थ्योरी है। पहली ये कि मगध राज धनानंद की एक पत्नी का नाम मूरा था, जिनसे चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। मूरा का पुत्र होने के कारण ही वो मौर्य कहलाया। तो वही दूसरी ओपिनियन ये है कि चंद्रगुप्त नंद राजा का ही पुत्र था। धनानंद की उसके अलावा कोई और संतान नहीं थी। तीसरी ओपिनियन महावंश ग्रंथ में मिलती है, जिसके मुताबिक उनके पिता मौर्यों के लीडर थे, जिन्हें एक दूसरे पावरफुल किंग नंदराज ने मार डाला था। इस वक्त मौर्यों की रानी प्रेग्नेंट थी। वो किसी तरह जान बचाकर पाटलिपुत्र चली गई। अपने राजवंश को छुपाने के लिए वे लोग मोर पालने का व्यवसाय करने लगे। चंद्रगुप्त को राजा नंद से बचाए रखने के लिए उसकी मां ने उसे एक ग्वाले को सौंप दिया। उसके बाद एक शिकारी ने उसकी देखभाल की। इस प्रकार चंद्रगुप्त का बचपन मोर पालने वालों, शिकारियों और चरवाहों के बीच बीता। ऐसा बताया जाता है कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ जानवर चरा रहा था।
इस दौरान वे राज दरबार का एक खेल खेलने लगे जिसमें चंद्रगुप्त राजा बने। चंद्रगुप्त के तौर तरीकों से चाणक्य बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त को उसके संरक्षक ग्वाले से उसे खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर शास्त्र और हथियारों की ट्रेनिंग दिलवाई। चाणक्य ने नंद वंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा ले रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन मगधराज के दरबार में उनकी ऐसी इंसल्ट हुई कि उन्होंने राजा के वंश को ही बर्बाद करने की कसम खा ली। बताया जाता है कि चाणक्य दिखने में उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन वो राजनीति के प्रकार पंडित थे। एक बार मगधराज नंद ने अपने पिता की श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। ब्राह्मण होने के नाते चाणक्य भी उस भोजन में पहुंच गए। उच्च कुलीन और प्रकार पंडित होने के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें सबसे आगे की ओर बैठाया। भोज चल ही रहा था तभी मगधराज नंद वहां आया। उसने भोज में सबसे आगे कुरूप और सांवले चाणक्य को भोजन करते हुए देख ये समझा कि कोई भिखारी उसकी सभा में आ बैठा है। अहंकारी धनानंद ने चाणक्य को उठाया और धक्के देकर महल से निकलवा दिया। चाणक्य के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। गुस्साए चाणक्य ने वहीं अपनी शिखा खोलकर कसम खा ली कि ये शिखा तभी बंधेगी जब चाणक्य धनानंद और उसके वंश का नाश कर देंगे। नंद वंश को बर्बाद करने की कसम खाकर चाणक्य वहां से चले गए। उन्हें एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो उनकी इस कसम को पूरा करने में मदद करेगा। चाणक्य ऐसे योद्धा की तलाश में ही भटक रहे थे, तभी उन्हें एक दिन चंद्रगुप्त मिल गया। वो चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध की ट्रेनिंग दिलवाई। चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो दोनों विंध्यांचल के जंगलों की ओर चले गए। वहां पैसे और सेना इकट्ठी की। इस सेना के साथ उन्होंने मगध साम्राज्य पर हमला कर दिया, लेकिन उस वक्त धनानंद की सेना ज्यादा पावरफुल थी। पहले वॉर में चाणक्य और चंद्रगुप्त को हार झेलनी पड़ी। दोनों वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन अपना टारगेट हासिल करने के लिए वो दिन रात लगे रहे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि सिकंदर झेलम नदी के पास डेरा डाले हुए है। चंद्रगुप्त सिकंदर के शिविर में पहुंचकर उससे मिला था। उसने मगध पर उसे आक्रमण करने के लिए भी उकसाया, पर उस समय सिकंदर ने चंद्रगुप्त की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक सिकंदर भारत से नहीं लौट गया, चंद्रगुप्त और चाणक्य को तब तक अपनी योजना में सफलता नहीं मिल सकी। सिकंदर के वापस जाते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने पास जो मिलिट्री फोर्स थी उसका यूज करके उन्होंने सबसे पहले पंजाब पर हमला करके उसे जीता, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। पंजाब पर पूरी तरह से अपनी मजबूती बनाकर उन्होंने नंदों पर हमला कर मगध पर जीत हासिल की। उस समय तक मगध की वो जनता जो धनानंद के अत्याचारों से पीड़ित और त्रस्त थी, वो भी चंद्रगुप्त के साथ आ गई थी। नंद के विरुद्ध पूरी तरह से विद्रोह हो गया। नंदराज धनानंद और उसके वंशज युद्ध में मारे गए। ऐसे चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने अपनी शिखा बांधी और 321 बीसीई में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। सिकंदर की डेथ के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस भारत लौटा। उसने सिकंदर के जीते हुए राज्यों पर अपना अधिकार बनाने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ 305 बीसीई में फिर से इंडिया पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त को इस बात का अंदाजा पहले से था कि सेल्यूकस इतने पर ही नहीं मानेगा, वो मौर्य साम्राज्य की ओर भी बढ़ेगा। सेल्यूकस से हमले की अपेक्षा रखते हुए चंद्रगुप्त ने अपनी वेस्ट बाउंड्रीज पर सुरक्षा बढ़ा दी। चंद्रगुप्त ने यहां ढेर सारे वॉर एलिफेंट, सैनिक और बेस्ट फाइटर्स को तैनात कर रखा था। सेल्यूकस जैसे ही इस ओर बढ़ा, चंद्रगुप्त की इस विशाल सेना ने उसे सिंधु नदी के उस पार ही रोक दिया। चंद्रगुप्त ने आसपास के सभी राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। यही कारण रहा कि सेल्यूकस को इस युद्ध में कहीं से भी सहायता नहीं मिल सकी। दोनों ओर की सेना के बीच जमकर युद्ध हुआ। सेल्यूकस इस युद्ध में चंद्रगुप्त से हार गया, लेकिन इस हार के बाद दोनों वॉरियर्स ने दोस्ती कर ली। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी बेटी का विवाह करा दिया था।
माना जाता है कि भारत के इस महान राजा चंद्रगुप्त भारत पर 24 वर्षों तक एक कामयाब शासन कायम रखा। इसके बाद उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने महावीर स्वामी की शिष्यता ग्रहण कर ली। 299 बीसीई में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। वो जैन आचार्य भद्रबाहु के विशाल दल में शामिल होकर कर्नाटक की ओर चले गए। कर्नाटक पहुंचकर एक सच्चे जैन सन्यासी के रूप में रहे और कुछ समय बाद प्राण त्याग दिए। लेकिन चंद्रगुप्त के जाने के बाद मगध में जो कुछ हुआ, शायद इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। उनकी ही फैमिली में राजगद्दी के लिए ऐसी ऐसी साजिशें चली कि परिवार के लोग ही अपनों का खून बहा देंगे। इस पूरी कहानी को हम डिटेल में सुनेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको याद है मैंने पिछले एपिसोड में कलिंग के वॉर को महाभारत के वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर कहा था। उसी महाभारत में राजा धृतराष्ट्र को 100 बेटे थे। चलिए एक बार फिर से आपका टेस्ट हो जाए। बताइए, राजा धृतराष्ट्र के बाद वो कौन से राजा थे जिन्हें 100 बेटे थे? जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब वापस लौटते हैं हमारी कहानी की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के संन्यास लेने के बाद मगध का राज सिंहासन उनके बेटे बिंदुसार के पास आ गया। राजा बिंदुसार भी अपने पिता की तरह एक योद्धा थे। उनकी 16 रानियां थीं। ऐसा कहते हैं कि उनकी रानियों से उन्हें 100 बेटे थे। उनमें नन्हा अशोक भी शामिल था। लेकिन उस वक्त किसी को भी, यहां तक कि नन्हे अशोक को भी यह अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट बन जाएगा। अशोक का जन्म 304 बीसीई में पाटलिपुत्र में हुआ। उनकी मां का नाम शुभदांत्री था, जो चंपा देश की एक ब्रह्म कन्या थी। ऐसा बताया जाता है कि अशोक दिखने में उतने सुंदर नहीं थे और महाराज बिंदुसार भी अशोक को बचपन से ही पसंद नहीं करते थे। एक दिन तो उन्होंने शुभदांत्री के ही सामने नन्हे अशोक को बदसूरत कह दिया था। बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुशीम था। बिंदुसार चाहते थे कि आगे चलकर सुशीम ही उनका उत्तराधिकारी बने। अपने पिता की इग्नोरेंस के कारण ही अशोक के मन में अपने रंग रूप को लेकर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया था। लेकिन अशोक बचपन से ही पराक्रमी और होशियार थे। अशोक वादन के अनुसार एक दिन तो एक महान ज्योतिषी ने महाराज बिंदुसार के लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक ही एक दिन मगध का राजा बनेगा। इसके बाद तो बिंदुसार अशोक से और भी चिढ़ने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि अशोक युद्ध कला में इतने अच्छे थे कि उन दिनों मगध की सेना में भी उनकी खूब पॉपुलैरिटी थी। यहां तक कि बिंदुसार के महामंत्री अशोक को ही मगध का अगला सम्राट मानते थे। इधर अशोक को मौर्य एम्पायर की कुछ रेजिमेंट्स का कमांडर बना दिया गया था। अशोक ने प्रजा में अपने आप को एक अच्छे वॉरियर और कमांडर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। वहीं प्रजा में अशोक की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। प्रजा भी अशोक को ही महाराज बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी मानती थी। लेकिन अशोक की यह बढ़ती पॉपुलैरिटी बिंदुसार और सुशीम को रास नहीं आ रही थी। वो दोनों नहीं चाहते थे कि अशोक पाटलिपुत्र में रहकर उनके लिए परेशानी बढ़ाए। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। सुशीम उस वक्त में तक्षशिला के प्रिंस थे। तक्षशिला में बहुत सारे इंडो ग्रीक लोग रहते थे जो सुशीम के मिसमैनेजमेंट से बहुत नाराज थे। उस वक्त तक्षशिला में एक बड़ी बगावत होने का डर था। ऐसे में सुशीम और बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह रोकने के लिए भेज दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सब सुशीम और महाराज बिंदुसार की ही एक साजिश थी, क्योंकि अशोक को तक्षशिला की बगावत रोकने के लिए सेना की एक टुकड़ी तो दी, लेकिन उन्हें अच्छे हथियार नहीं दिए गए। अशोक को भी अब सारा माजरा समझ आने लगा था, लेकिन उन्होंने तक्षशिला की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। अब वापस लौटना अशोक को मंजूर नहीं था। उनकी सेना को जो भी हथियार दिए गए, अशोक ने उससे ही युद्ध करने का फैसला लिया। लेकिन शायद किस्मत अशोक के फेवर में थी। अशोक जैसे ही तक्षशिला के पास पहुंचे, तक्षशिला के लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। सुशीम और बिंदुसार की सारी साजिश धरी की धरी रह गई।
अशोक पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब बिंदुसार सुशीम को राजा बनाने में जरा भी देर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फौरन सुशीम को राजा बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन अशोक के पाटलिपुत्र में रहते हुए ऐसा करना आसान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार फिर से अशोक को कलिंग की ओर भेज दिया। ऐसा कहते हैं कि कलिंग की यात्रा के दौरान ही उन्हें एक मछुआरे की बेटी कौरवकी से प्यार हो गया। सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म अशोका में इसी कौरवकी को कलिंग की राजकुमारी दिखाया गया है और यही बताया गया है कि अशोक को उससे प्यार हो गया था। लेकिन ये एक डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। कौरवकी एक साधारण मछुआरे की बेटी थी जो बाद में अशोक की तीसरी बीवी बनी। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। महाराज बिंदुसार ने अशोक को वहां विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया। इस दौरान अशोक की पहचान सीक्रेट रखी गई। ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान अशोक बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहे। उन्होंने इस दौरान बौद्ध धर्म को करीब से जाना, लेकिन बाद में अशोक को पता चला कि यह कोई विद्रोह नहीं है। उसके भाई सुशीम ने उसे मरवाने की एक साजिश रची थी, लेकिन इधर तक्षशिला में फिर से विद्रोह हो गया। अब ना चाहते हुए सुशीम को भी तक्षशिला जाना पड़ा। वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। अशोक और सुशीम पाटलिपुत्र से बाहर थे। तब ही राजा बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब उनके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मौका देखकर बिंदुसार के मंत्री राजा गुप्त ने अशोक को पाटलिपुत्र वापस बुला लिया। महाराज बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ अशोक के हाथों में मगध की कमान आ गई। अशोक जानते थे कि सुशीम के लौटते ही राजगद्दी के लिए एक बड़ा युद्ध होगा। जब तक सुशीम नाम का खतरा पूरी तरह नहीं हट जाता, अशोक राजा नहीं बन सकते। इधर सुशीम को भी अशोक के राजा बनने की जानकारी मिल चुकी थी। वो अपनी बची हुई सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा। अशोक भी राधा गुप्त के साथ सुशीम से निपटने के लिए तैयार थे। उन्होंने युद्ध करने की बजाय सुशीम से निपटने की एक तरकीब ढूंढ निकाली। सुशीम के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें जलता हुआ कोयला डालकर उसे ढक दिया गया। सुशीम जैसे ही इस ओर बढ़ा, अशोक और राधा गुप्त ने उसे आगे बढ़कर अशोक पर वार करने के लिए उकसाया। सुशीम जैसे ही आगे बढ़ा, जलते हुए कोयले से भरे गड्ढे में गिर गया। सुशीम की सारी साजिश धरी रह गई। अशोक अब मगध का एक लौता राजा बन गया था। इधर महाराज बिंदुसार ने भी बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। आगे अशोक ने अपने हर उस भाई को मार डाला जो उसके राजा बने रहने के लिए खतरा हो सकता था। कई ग्रंथों में यह संख्या सभी 100 भाइयों को मरवाने तक लिखी गई है, लेकिन कई ऐसे भी फैक्ट हैं जो इस संख्या को कम बताते हैं। अशोक के शिलालेखों और साहित्य में अनेक भाइयों का उल्लेख आता है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इन भाइयों को देखभाल के लिए राजा में कई अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। ऐसा कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक का एक बड़ा भयानक रूप देखने को मिला। अशोक इतने खूंखार राजा बने कि उन्होंने अपनी नाराजगी में कई मंत्रियों और अधिकारियों तक को मरवा दिया। अशोक के इस भयानक रूप का एक हिस्सा यह भी मशहूर है कि उनके महल में उन दिनों कई रानियां और राजकुमारियां थीं, जिनका काम अशोक की सेवा करना था। ये युद्ध में जीते हुए राज्यों से लाई गई थीं। एक दिन अशोक को पता चला कि ये रानियां अशोक को बदसूरत मानती हैं। उन्हें आपस में बातचीत करते सुना गया कि उन्हें अशोक से घिन आती है। अशोक इस बात से आग बबूला हो गया। अपने रंग रूप के कारण बचपन में पिता से जलील होने के बाद अब दोबारा अपने रंग रूप के कारण रानियों और राजकुमारियों से ये अपमान अशोक से बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि अशोक ने उन सभी रानियों और राजकुमारियों को जिंदा जलाकर मार डालने का हुक्म दिया। इसी घटना के बाद अशोक को चंड अशोक भी कहा जाने लगा। अशोक को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो अब बस अपने राज्य को आगे बढ़ाना था। उन्हें राजा अशोक से चक्रवर्ती सम्राट अशोक बनना था, लेकिन अशोक चक्रवर्ती सम्राट तब तक नहीं बन सकते थे जब तक वो कलिंग को हासिल नहीं कर लेते।
हमारा अगला एपिसोड इसी पर बेस्ड है। लेकिन अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि अशोक की मुलाकात एक ऐसे पुराने रिश्तेदार से हुई जिसे देखकर अशोक के होश उड़ गए। अशोक सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें कलिंग पर हमला करने के लिए अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आखिर कौन था वो रिश्तेदार जिसने चंड अशोक को सोचने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए बने रहें अगले एपिसोड में। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के राइटर H.G. वेल्स लिखते हैं कि वैसे तो इतिहास में कई राजा हुए जिन्हें लोगों ने महान, चक्रवर्ती और न जाने क्या क्या नाम दिए, लेकिन ये सारे राजा कुछ दिनों के लिए चमके और फिर गायब हो गए। शायद इनका दौर खत्म होने के बाद इन्हें भुला दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सम्राट अशोक का नाम आज भी चमक रहा है, एक तारे की तरह। तभी तो अशोक के जन्म के लगभग 2300 साल के बाद भी आज हम कुकू FM पर अशोक की कहानी सुन रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि अशोक एक बहुत एम्बिशियस सम्राट थे। वो अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे, लेकिन कलिंग उनकी आंख में हमेशा खटकता रहता था। ये एक ऐसा राज्य था जिसे ना तो उनके पिता महाराज बिंदुसार और ना ही उनके दादा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मुट्ठी में कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेज और रिच इकोनॉमी वाला कलिंग एक सोने की चिड़िया की तरह था। कलिंग के पास अच्छी खासी मिलिट्री पावर थी। अशोक अच्छे से जानते थे कि अगर कलिंग को अब नहीं जीता गया तो आगे चलकर कलिंग की सेना मगध के लिए खतरा हो सकती थी। अशोक जानते थे कि अगर उन्हें खुद को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना है तो कलिंग को जीतना ही होगा। उस वक्त दोनों राज्यों की सेनाओं को कंपेयर करें तो सम्राट अशोक की सेना में लगभग 1 लाख योद्धा थे। इसके साथ ही 1700 घोड़े, करीब 1200 वॉर एलिफेंट्स भी थे। दूसरी ओर कलिंग की मिलिट्री में केवल 60,000 सैनिक, 1000 घुड़सवार और 700 वॉर एलिफेंट थे। इससे साफ है कि अशोक की सेना कलिंग सेना से ज्यादा पावरफुल थी। अशोक ने मगध का राजा बनने के करीब 8वें साल बाद कलिंग के राजा को चुनौती दी। सबसे पहले उन्होंने एक दूत भेजकर कलिंग के राजा को अपने सामने घुटने टेक देने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कलिंग के राजा ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने का कारण मिल गया था। अशोक ने कलिंग पर युद्ध की घोषणा कर दी। वो अपने विशाल सेना लेकर कलिंग की ओर बढ़े। कलिंग के पास धौली की पहाड़ियों में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। रोज सैकड़ों सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे थे। हर रोज सैकड़ों परिवार उजड़ रहे थे। कई औरतें विधवा हो रही थीं, कई बच्चे अनाथ हो रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, युद्ध में दोनों ओर के सैनिक शहीद हो रहे थे। अशोक का मन भी युद्ध में मरने वालों की संख्या सुनकर भर आता था, लेकिन उसने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया था जिसे बीच में रोका नहीं जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। कलिंग ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मौर्य साम्राज्य के विशाल सेना ने कलिंग की सेना को हरा दिया। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए। कलिंग के 1.5 लाख सैनिक और नागरिक बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान पर गए तो अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की लाशें देखीं। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया। इतना खून खराबा देखकर अशोक का मन शोक से भर आया। अशोक ने महसूस किया कि वो इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उनके एम्बिशंस की कीमत लाखों लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी है। अशोक का मन पछतावे से भर गया। उन्होंने उसी युद्ध के मैदान में हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला ले लिया। कलिंग की ये लड़ाई अशोक की आखिरी लड़ाई साबित हुई। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया।
कहते हैं कि कलिंग को जीतने के बाद यह मौर्य साम्राज्य का 5वां रीजन बनाया गया। अशोक ने एक राजकुमार को कलिंग का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। इस जीत के बाद अशोक के साम्राज्य की सीमा बे ऑफ बंगाल तक फैल गई। नेपाल और कश्मीर भी उसके हाथ में थे। साउथ में अशोक के साम्राज्य की सीमा पन्नार नदी तक फैली थी। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी उनके अधीन आ गया था। कलिंग की विजय के बाद सम्राट अशोक ने एक परोपकारी राज्य चलाया। उनके राज्य में ब्यूरोक्रेसी वेल ऑर्गेनाइज थी। अशोक के नेतृत्व में यहां बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। जल्द ही यह राज्य का धर्म बन गया। इसी काल में पत्थरों पर नक्काशी का काम भी शुरू हो चुका था। राज संदेश या अपने सिद्धांत लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पर शिलालेख भी लिखे गए थे। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या असर पड़ा, इसे उन्होंने अपने 14th शिलालेख में खुद ही लिखवाया है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग देश को विजय किया। वहां 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए, उससे कई गुना आदमी महामारी से मरे। इसके बाद कलिंग देश की विजय होने पर देवताओं के प्रिय अशोक का धर्म पालन अच्छी तरह से हुआ। कलिंग को जीतने पर देवताओं के प्रिय अशोक को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि जिस देश में पहली विजय नहीं हुई है उसकी विजय होने पर लोगों की मौत अवश्य होती है और न जाने कितने आदमी कैद किए जाते हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुख और खेद हुआ। कलिंग की विजय के बाद अशोक ने शस्त्रों द्वारा विजय करना छोड़कर धर्म विजय के लिए उद्योग प्रारंभ किया। वैसे तो कलिंग के युद्ध को ही सम्राट अशोक की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कहा जाता है जिसने उन्हें बुद्धिज्म की ओर मोड़ा, लेकिन इसकी शुरुआत कलिंग के युद्ध के काफी पहले हो चुकी थी। लेकिन कब, यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो ये कि एक दिन अशोक की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने अशोक के मन में एक हलचल मचा दी। इस एपिसोड में हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक दिन सम्राट अशोक का राज दरबार मंत्रियों, पुरोहितों और नगर के लोगों से भरा हुआ था। अशोक रोज की तरह अपनी प्रजा से जुड़े मसलों पर अधिकारियों से बात कर रहे थे। तभी द्वारपाल अंदर आया। सम्राट अशोक की जय हो। महाराज, बाहर द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें फौरन सम्मान के साथ अंदर लाया जाए, अशोक ने आदेश दिया। अशोक का आदेश पाकर द्वारपाल लौट गया। उसके बाद राजमहल में एक यंग बौद्ध भिक्षु अंदर आए। अशोक ने उनसे उनका परिचय पूछा। महाराज, मैं निक्रोध हूं, एक बौद्ध सन्यासी। मेरे पिता का नाम राजकुमार सुशीम था, जिनकी उनके भाई ने हत्या कर दी थी। यह सुनकर राजसभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री, पुरोहित, अधिकारी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अशोक भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए कि आखिर यह हो क्या रहा है। अपने जिस भाई को उन्होंने कई साल पहले मरवा दिया था, आज उसी भाई का बेटा उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस तरह एक निहत्थे सन्यासी के रूप में। क्या इसे अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेना? क्या इसे मगध की राजगद्दी नहीं चाहिए? ऐसा क्या हो गया कि अपना सारा क्रोश और बदला छोड़कर सुशीम का बेटा सन्यासी बन गया? अशोक के मन में ढेर सारे सवालों की लहरें उठ रही थी। वो बेचैन हो रहे थे। अशोक ने भिक्षु के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा उसके नाम की ही तरह निक्रोध था। उस पर ना तो अपने पिता के हत्यारे के लिए गुस्सा था और ना ही बदले की कोई भावना। आसन ग्रहण करें बौद्ध भिक्षु, अशोक ये कहते हुए अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सन्यासी से कहा, आपको इस राजसभा में जो भी आसन पसंद हो उसे ग्रहण करें। इसके बाद सन्यासी सीधे जाकर अशोक के राज सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सम्राट अशोक की आंखों के सामने से सुशीम, महाराज बिंदुसार और अपना सारा पास्ट घूम गया। सन्यासी के लिए उनके मन में प्यार और अपनेपन की फीलिंग जाग रही थी। पाली ग्रंथ अशोक वादन में इस घटना का एक मेजर मेंशन है।
ऐसा कहते हैं कि सन्यासी को राज सिंहासन पर बैठाकर अशोक उनके पांव के पास बैठ गए। उन्होंने सन्यासी से बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत की। कई ग्रंथों में इस सन्यासी को सुशीम का बेटा नहीं बल्कि कई अलग अलग पहचान दी गई है। लेकिन एक बात तो सभी में मिलती है कि इस मुलाकात के बाद अशोक अपने राज के विस्तार और युद्ध नीति को लेकर सोच में पड़ गए थे। शायद ये वही मुलाकात थी जिसने अशोक के मन में बुद्ध धर्म का बीज बो दिया। इसके अलावा आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि कैसे अपनी जवानी के दिनों में पाटलिपुत्र से दूर रहते हुए अशोक ने कुछ दिन बौद्ध सन्यासियों के साथ बिताए थे। कलिंग युद्ध में हुई तबाही के बाद तो अशोक ने युद्ध करना छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव थी। कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले से ही मगध साम्राज्य में ब्राह्मण पंडितों और अधिकारियों का बोलबाला था। ये अशोक के दौरे में भी कायम था। अशोक अपनी राजसभा से इन्हें कम करना चाहते थे। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ऐसा हुआ भी। राजसभा में धीरे धीरे बौद्ध साधुओं की संख्या भी बढ़ने लगी। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि सबसे पहले कलिंग में वैदिक कल्चर का डोमिनेंस था। उस वक्त कलिंग में रहने वाले लोगों को मलेच्छ समुदाय कहा जाता था। उस वक्त ये मलेच्छ ट्राइब आर्यन कल्चर से कोसों दूर थे। बौद्धायन के धर्म सूत्र के अनुसार उस वक्त ऐसी परंपरा थी कि जो कोई भी कलिंग देश से वापस लौटेगा उसे दान पुण्य करके अपना शुद्धिकरण करना होगा। उस वक्त नॉन आर्यन कंट्रीज से लौटकर आने वाले हर इंसान के लिए ऐसा करना जरूरी था। लेकिन यह परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से टूट गई, क्योंकि इस वक्त तक सोसाइटी बहुत लिबरल हो चुकी थी। सम्राट अशोक के राज में तो सोसाइटी में कई नए और मॉडर्न नियम बने। सम्राट अशोक ने प्रजा के लिए आदेश निकाला था कि राज्य में सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करना होगा। इसे आज सेक्युलरिज्म कहते हैं। उस वक्त करप्शन के लिए कड़ी सजा तय थी। घर के सीनियर और अनुभवी के हाथों में परिवार की कमान होती थी। इसी दौरान नालंदा, तक्षशिला जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज भी बनी। ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया और इजिप्ट में भी करवाया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। अशोक चाहते थे कि दुनिया भर के लोग बौद्ध धर्म को समझें और सत्य, अहिंसा और संघ के मार्ग पर चलें। सम्राट अशोक ने धौली, शहबाजगढ़ी, मानसहरा समेत कुल 8 जगहों अपने प्रमुख शिलालेख स्थापित किए। आज भी अशोक के कई शिलालेख उनके जीवन और विचारों को समझने में मदद करते हैं। सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म को दुनिया का एक प्रमुख धर्म बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इधर अब धीरे धीरे अशोक बूढ़े हो रहे थे। उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ रहा था, लेकिन अशोक ने अपने परोपकार की भावना नहीं छोड़ी। जैसे जैसे अशोक बूढ़े हो रहे थे, उन्होंने दान पुण्य करना भी बहुत बढ़ा दिया था। 232 बीसीई में सम्राट अशोक की बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। एक महान चक्रवर्ती सम्राट हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, लेकिन दुनिया में छोड़ गया अपने साहस और पराक्रम की कहानी। ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का राज केवल 52 वर्षों तक ही चला। इसके बाद इस वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। 180 बीसीई में मौर्य सेना के ही जनरल पौष्यमित्र ने आखिरी मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके राजगद्दी पर कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, कलिंग की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिर सम्राट अशोक के दुनिया से जाने के बाद क्या हुआ? उनका प्यारा कलिंग अब कहां है और किस हाल में है? क्या आपको मालूम है कि कलिंग को आज क्या कहकर पुकारा जाता है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि 232 बीसीई में ओल्ड एज और बीमारी के चलते सम्राट अशोक की डेथ हो गई। इसके बाद कुछ ही वर्षों तक कलिंग पर मौर्य वंश राज कर सका। इसके बाद 103 बीसीई में चेदी डायनेस्टी के तीसरे राजा खारवेल कलिंग की राजगद्दी पर बैठे। खारवेल एक जैन राजा थे।
उनके बनवाए हाथी गुफा के शिलालेख काफी मशहूर थे। उनके बाद 6th सेंचुरी में कलिंग पर नल वंश का राज शुरू हो गया। नल वंश के दौरान भगवान विष्णु को बहुत पूजा जाता था। इसी दौरान कलिंग में कई मशहूर मंदिर और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। इसके बाद 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक कलिंग पर सोमवंशी राजाओं का साम्राज्य था। उनके शासनकाल में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इसी दौरान बने शिव मंदिर, जो आज भी ओडिशा की शान है। सोमवंश के राज में ही भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी। कलिंग का सबसे गोल्डन पीरियड गंगा डायनेस्टी के साम्राज्य के दौरान रहा। राजा चोड़ गंगदेवा ने ही पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया। इसके बाद नरसिम्हा फर्स्ट ने कोणार्क में फेमस सन टेम्पल बनवाया। ऐसा कहते हैं कि कलिंग का बुरा दौर तब शुरू हुआ जब 1576 में इस पर मुगलों की नजर पड़ी। मुगलों ने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। उस वक्त अफगान रूलर सुलेमान ने कलिंग को बंगाल से जोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगल कला विरोधी रहे, इसीलिए उनके राज में कोई मशहूर मंदिर या मठ नहीं बनाया गया। उल्टा इस दौर में कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स तोड़ दिए गए। 11th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में ही कलिंग का नाम भी बदल दिया गया। यहाँ की पुरानी ओद्रा ट्राइब को देखते हुए इसे ओद्र देश कहा जाने लगा। आगे 18वीं सेंचुरी में जब भारत पर अंग्रेजों का राज आया, तब ओद्र देश को अंग्रेजी में ओडिशा कहा जाने लगा। बाद में नवीन पटनायक की सरकार ने 2009 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। ओडिशा ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट माना जाता है। खैर, हमारी कहानी में लौटते हैं। आगे चलकर ओडिशा पर ताजमहल बनाने वाले मशहूर राजा शाहजहां ने भी राज किया। उनके दौर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा में दाखिल हुई। ऐसा कहते हैं कि 1633 में इंग्लिश मर्चेंट्स की एक टीम ओडिशा के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने समुंदर के रास्ते ओडिशा आई। यहीं से ओडिशा पर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का बीज बोया गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा में अपने पांव और मजबूती से गाड़ने लगी। 1633 में तो कंपनी ने हरिहरपुर में अपनी पहली फैक्ट्री भी डाल दी। आगे औरंगजेब की मौत के बाद तो ओडिशा में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया। मराठा भी कलिंग पर कब्जे की कोशिश करने लगे। उनके सामने मुगलों की फौज खड़ी थी। 1741 से 1751 के बीच मुगल और मराठा सेना में कई बार युद्ध हुआ। इस दौरान अंग्रेज भी ओडिशा पर कब्जा करने का मौका तलाश रहे थे, लेकिन इधर सारे देश में ही मुगलों का राज कमजोर होता जा रहा था। मुगल और मराठा लड़ाई में ओडिशा का कुछ हिस्सा मराठाओं के पास भी चला गया। इधर अंग्रेज भी भारत पर अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे। ओडिशा के रिच जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण वो किसी भी तरह ओडिशा पर कब्जा करना चाहते थे। इसके बाद तो ओडिशा के लिए एंग्लो मराठा बैटल भी शुरू हो गई। एट लास्ट 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर ओडिशा को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों के लिए ओडिशा एक खुली तिजोरी की तरह था। इसकी सी रूट्स इंडिया का सारा रॉ मटेरियल ले जाने के लिए बेस्ट था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने ओडिशा की इकोनॉमी बर्बाद करनी शुरू कर दी। दरअसल अंग्रेज इंडिया में ट्रेड मोनोपोली लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ओडिशा का लोकल ट्रेड बर्बाद कर दिया। इसमें सबसे मेजर टेक्सटाइल ट्रेड था। यहां नमक, मेटल, गोल्ड, प्रीशियस ज्वेल्स को अंग्रेज लूट लूट कर ले जाने लगे। उनके लिए बंगाल और ओडिशा जैसे स्टेट लॉटरी लगने जैसे थे। ब्रिटिश ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर इंडिया पर राज शुरू कर दिया था, लेकिन बंगाल प्रोविंस इतना बड़ा था कि इसे मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके लिए अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा को बंगाल से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बना दिया। इसके बाद ब्रिटिश बड़े आराम से ओडिशा पर राज करते रहे। लेकिन जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और इसके बाद ओडिशा भारत का एक स्टेट बन गया। 1950 से लेकर तो 2000 तक ओडिशा पर लार्जली इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार रही। लेकिन साल 2000 में नवीन पटनायक की बिजू जनता दल ने स्टेट इलेक्शन में कई सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ओडिशा में सरकार बनाई। नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बने।
इसके बाद 2009 में बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया। इसी दौरान उन्होंने ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया। 2009 में तो बीजू जनता दल ने भारी मेजॉरिटी से स्टेट इलेक्शन में जीत हासिल की। इसके बाद 2014 और 2019 के इलेक्शन में भी ये सिलसिला कायम रहा। नवीन पटनायक की लीडरशिप में ओडिशा आज इंडिया के सबसे प्रॉमिसिंग स्टेट्स में से एक है। ओडिशा आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की लिस्ट में है। ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आज ओडिशा का ग्रोथ रेट 10.1% है। कोविड पैंडेमिक के बाद ओडिशा पहला ऐसा स्टेट था जिसकी इकोनॉमी तेजी से रिकवर हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले 2022 में इसकी कैपिटा इनकम 16.8% से बढ़ी है। इसके साथ ही भारत सरकार में मेक इन इंडिया मिशन में ओडिशा एक बहुत मेजर रोल प्ले करने जा रहा है। देश की कई बड़ी कंपनियों ने ओडिशा के कई नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। ऐसे में हम एक बार फिर उम्मीद कर सकते हैं कि ओडिशा फिर एक बार सोने की चिड़िया बनेगा, जैसा सम्राट अशोक के राज में था। आज ओडिशा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरी सभी कम्युनिटीज बड़े प्यार से रहती हैं। इंडियन सेंसस के हिसाब से ओडिशा में सबसे ज्यादा 93.63% हिंदू आबादी है, तो वही पिछले 50 सालों में क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी 478% से बढ़ी है। बौद्ध रिलीजन के लिए भी ओडिशा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ऐसा कहते हैं कि ओडिशा में 200 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट साइट्स हैं। सम्राट अशोक के बाद से ही यहाँ बौद्ध धर्म फला और फूला। ओडिशा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। रत्नागिरी को हिल ऑफ ज्वेल्स कहते हैं। यहाँ बहुत सारे बौद्ध अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति एक एंशिएंट मार्वेल भी है। ऐसे ही उदयगिरी को हिल ऑफ सनराइज कहते हैं, जहां बहुत सारी मूर्तियां, मठ और शिलालेख मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ललितगिरी में कभी बौद्ध बस्ती हुआ करती थी, जिसका नाता 2nd सेंचुरी से है। अगर आपने अब तक ओडिशा की ये साइट्स नहीं देखी है तो जल्दी से ओडिशा जाने की तैयारी कर लीजिए। कुकू एफएम की इस खास सीरीज में हमने सुनी कलिंग की कहानी। हमने इस जर्नी में जाना कलिंग के महाभारत से लेकर आज की हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में। हमने सुना कैसे कलिंग के राजाओं ने अपने आन बान और शान के लिए महाभारत से लेकर तो कलिंग तक के वॉर लड़े, प्रजा की भलाई के लिए कई पॉलिसीज अपनाई, अपने ट्रेड को कैसे डेवलप किया, कैसे अपने एम्बिशंस के लिए एक बड़ा वॉर लड़ा, लेकिन आखिर में तलवार और खून खराबा छोड़कर शांति का मार्ग भी अपना लिया। सम्राट अशोक इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे राजा हुए जिन्हें आज भी याद किया जाता है, जिनका मैसेज आज भी हमारे साथ है। हमने ये भी जाना कि कैसे सैकड़ों साल पहले बने मॉन्यूमेंट्स आज भी हमें हमारी शानदार हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलिंग की। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप कलिंग से जुड़े और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, हमारी इस खास कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां ला सकें।